हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो फिजिक्स के 10 डेज के क्रैश कोर्स का आज हमारा डे 4 है। इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 की कुछ थ्योरीज करने वाले हैं। पर मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए ये लेके आया हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर आज का होने वाला है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। आपने शायद देखा होगा मेरी चैनल पे बहुत सारे वन शॉट्स अपलोडेड है, वो सारे रिकॉर्डेड ही है, सबको पता है। उसके अंदर मैंने इस साल सिर्फ एक ही वन शॉट रखा है, वो है चैप्टर नंबर 3 का। अभी आज मैं सोच रहा था कि अच्छे से रिकॉर्ड करूंगा, पर मुझे तभी याद आया कि चैप्टर 3 तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे रखा है और वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, वहां पे पूरा वन शॉट है, उसमें से जो आज के लेक्चर की थ्योरी थी उसको मैं क्रॉप करके, मतलब उसका कट लगा के एक अच्छे से वीडियो एडिट करके आपको सीक्वेंस के फॉर्म में थ्योरी दे दूंगा। तो कोई ही मत समझे कि सर ये तो हम लोग फ्री में भी कर सकते थे। तो फ्री में आप लोग जरूर कर सकते थे, पर आप लोग इसको ऐसा समझिए कि एक डेमो लेक्चर है, वो सबके लिए है, तो आपको भी एक लेक्चर वही पढ़ना है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो आज का टाइम है मैं उसको यूज करके आगे का रिकॉर्ड कर सकूं और आपको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। वैसे अगर मैं आपको पढ़ाता तो भी वही सेम चीज मैं रिपीट करने वाला था, वही चीज रिकॉर्ड करके वापस रखने वाला था। उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, वही वीडियो में कट लगा के, मतलब अपलोड वापस ही करूंगा, पर उसको अच्छे से सीक्वेंस में अरेंज करके आपके लिए आज का वीडियो लेके आने वाला हूं। तो आज का ये जो वीडियो है वो मैं वापस रिकॉर्ड नहीं कर रहा, फिर से मैं बता रहा हूं, वो जो वन शॉट था उसके मैं थ्योरीज कट करके आपके लिए ये वीडियो अरेंज करके सीक्वेंस में रखने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर हमने तो पैसे दिए थे, फ्री में भी कर सकते थे। पर वो एक ही चैप्टर आप लोग कर सकते थे फ्री में। तो जैसा मैंने पहले बोला, आप इसको डेमो की तरह समझिए, सब भी देखेंगे, आप भी देखने वाले हो। पर आपके लिए ये एक डे 4 का पूरा वीडियो बन जाएगा। मैं ये टाइम को यूज करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं डे नंबर 4। क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेन। 2 मार्क्स के अंदर बोर्ड की एग्जाम में आ सकता है, तो चलिए उसको समझते हैं। करंट का मतलब क्या है समझाइए। तो देखो, चैप्टर के अंदर कोई भी चैप्टर उठाओ, जब भी कोई नई क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना हो तो उसके बारे में 5 चीजें आपको बतानी होती है। सबसे पहला डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और वो स्केलर है कि वेक्टर है, अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन बतानी। ये 5 चीजें कंपलसरी बतानी होती है। तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन, पहले डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a given cross section of a conductor in a unit time, या फिर per unit time is called current. The amount of charge passing through a given cross section of a conductor per unit time is called current. लिखेंगे consider the delta q charge passing through a cross section in delta t time, then average current, अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू जितना चार्ज पास हो रहा है तो एवरेज करंट आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। हमने बोला अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ये एवरेज करंट हुआ। अच्छा, मान लो कि 5 सेकंड के लिए करंट फ्लो हुआ, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट बताना है, यानी इंस्टंटेनियस करंट। तो इंस्टंटेनियस करंट होगा डी क्यू अपॉन डी टी। सबको पता है डेल्टा में एवरेज लगाना है, डी में क्या लगाना है आपको, इंस्टंटेनियस लगाना है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया फॉर्मूला। अभी लिखेंगे इट्स एस आई यूनिट इज एम्पियर कैपिटल ए और कूलम्ब पर सेकंड C अपॉन एस। कूलम पर सेकंड कहां से होगा, तो चार्ज का होता है कूलम, टाइम का होता है सेकंड, कूलम पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो करंट एक आपने 11th में पढ़ा होगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, करंट उसका पार्ट है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0 a1।
करंट का जो एम्पियर है वो वाला ही उसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है A1, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्यों है, आपको क्वेश्चन होगा कि डायरेक्शन तो उसकी होती है, पर ये स्केलर क्यों है, क्योंकि ये कोसाइन का लॉ यानी जो वेक्टर एडिशन का लॉ है उसको फॉलो नहीं करती। यानी दो करंट ऐसे मिल रहे मान लो, तो मान लो कि 5 है ये 10, अभी दोनों के बीच का एंगल कितना भी हो, जो बाहर निकलेगा वो ऑलवेज दोनों का सम ही होगा। किरचॉफ लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, भले ये स्केलर है पर सर्किट के अंदर करंट जो है कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो वो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट। देखो पहली बार ऐसा आपको लग रहा होगा कि स्केलर है फिर भी डायरेक्शन, पर वो सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है, तो वो याद रखना। डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट, इन अ सर्किट। अच्छा, ये खास बात है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हियर direction of I, direction of I is from positive terminal of a cell to negative terminal। देखो सर्किट के अंदर मैंने आपको पहले बोला कि अगर मान लो कि ये कंडक्टर है, अगर मैं सेल लगा देता हूं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन कहां ट्रैक होंगे, पॉजिटिव की तरफ। पर जो सर्किट का करंट है वो है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर लिखना था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट में जा रहे तो आपका करंट जा रहा होगा राइट में, यानी वो करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट क्या है आपका, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिंपल याद रखना है, बैटरी की पॉजिटिव से बैटरी की नेगेटिव। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी पढ़ेंगे चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ। 2 मार्क्स के अंदर ये भी थ्योरी आ सकती है, तो क्या करना है ध्यान से समझिए। देखो आपने ऑलरेडी शायद 9th 10th में पढ़ लिया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई आर। सिंपल सबको फॉर्मूला इक्वेशन पता होता है, पर तो मतलब यहाँ पे भी वही है, पर ओम्स लॉ के ऊपर से जो आगे चीजें पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी नई है आपके लिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ कभी चेंज नहीं होता, आप उसको 10th में पढ़ो 12th में पढ़ो आगे पढ़ो, ओम्स लॉ ही रहेगा, ठीक है। तो क्या है लिखेंगे, इन अ इफ करंट इन अ कंडक्टर, if current in a conductor is I and potential difference between two ends of a conductor is capital V, then according to Ohm's law, अगर मान लो कि किसी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I है और उसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I। यानी वोल्टेज बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो ये होगा कांस्टेंट लगेगा इधर, तो ये जो कांस्टेंट है वो है आपका रेजिस्टेंस R, यानी मैं इसको लिख सकता हूं I इंटू कॉन्स्टेंट R। बस यही है आपका ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं हियर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कैपिटल R विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या फिर सर्किट, जो क्या है कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो यहां से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं V को I को अपॉन में ले आऊं तो V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से लिख सकते हैं हियर द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कांस्टेंट।
यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है V अपॉन I इज इक्वल टू R, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो V प्रोपोर्शनल टू I, V अपॉन I इज इक्वल टू R, जो एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, यहां से क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ओम। यूनिट क्या है उसका, ओम है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट कम फ्लो होगा, आपको उसका उतना याद रखना है, ठीक है, करंट को वो रेजिस्ट करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज M1 L2 T-3 A-2। देखो, इसको रट्टा मार के नहीं रखना, शायद याद रह जाए वो अलग बात है, पर आपको एक्चुअल मेथड याद रखनी है, कहाँ से डिराइव करना है, उसका भी एक वीडियो शायद चैनल पे होगा, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 1 2 3 2, लास्ट वाले दो माइनस, आप ऐसे याद रख सकते हो, 1 2 3 2, लास्ट वाले दो माइनस फॉर रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ का थ्योरी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये भी हमारी नेक्स्ट थ्योरी है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो अच्छे से इसको समझेंगे। मैंने थोड़े स्टार्टिंग के पॉइंट्स लिख के रखे हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच पाए, बाकी डेरिवेशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका समझने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का। तो मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी कुछ लेंथ है L, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन A हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V अप्लाइड अक्रॉस इट। उसके दो एंड के अक्रॉस V जितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाई किया है, यानी ये पॉजिटिव साइड बन जाएगा, ये नेगेटिव। अच्छा, इस वजह से अंदर हमारा जो फील्ड जनरेट होगा वो कैपिटल E, अंदर एक फील्ड जनरेट होगा +2 माइनस कैपिटल E। एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करो, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, अभी से आपको याद रखना है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जब भी मोशन हो, वेलोसिटी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर लेनी है, ठीक है। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, तो यहां पे हम लोग मानेंगे इफ टाइम टेकन बाय इट टू रीच वन एंड टू अदर एंड इज डेल्टा टी। मान लो कि इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में डेल्टा टी जितना टाइम लग रहा है। तो अभी डेरिवेशन कैसे करना है, ध्यान से देखो। पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, हमारा जो ये कंडक्टर है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, सबको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है, एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, अभी लेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ने कवर किया हुआ डिस्टेंस। हमें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यानी ये स्पीड कितनी, तो स्पीड है ये वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड, और कितना टाइम लग रहा है इधर से इधर जाने में, तो डेल्टा टी। यानी मैं क्या कर पाऊंगा, एरिया को एरिया रखता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कंडक्टर का मुझे वॉल्यूम मिल गया। कंडक्टर का मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा कि कंसिडर देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो कि ये कंडक्टर की पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां हमारे टोटल वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस गिवन वॉल्यूम। हमारे पास जो वॉल्यूम है कंडक्टर का उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1 यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारा ये जो v वॉल्यूम है उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल, हमारा जो वॉल्यूम है उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कितने आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं उसको कैपिटल N से नोट कर रहा हूं, v इंटू एन, n इंटू वी। अच्छा, कैपिटल V क्या है, n, a vd डेल्टा t, a vd डेल्टा t, ये मिल गए मुझे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
सिंपल, पहले मैंने वॉल्यूम निकाला, फिर कंसीडर किया कि पर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे v वॉल्यूम में कितने होंगे, तो n इंटू वी, और v का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। अच्छा, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो टोटल चार्ज चार्ज का फॉर्मूला सबको पता है, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, n इंटू ई, इलेक्ट्रॉन भले है, मुझे प्लस लेना है उसको, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, एन ए वी डी डेल्टा टी, स्मॉल n ए वी डी डेल्टा टी, यानी कैपिटल N की जगह हमने ये लगाया पूरा, और पीछे क्या आएगा, स्मॉल e आएगा। ये हो गया चार्ज। अच्छा, अगर मैंने डेल्टा टी टाइम लिया है फिर भी मैं चार्ज को टोटल है इसलिए क्यू ही ले रहा हूँ, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बस चार्ज मिल गया, नाउ करंट, चार्ज मिल गया तो करंट निकालेंगे, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, चार्ज और टाइम, टोटल चार्ज। तो हमारा कितना है चार्ज, ये चार्ज एन ए वी डी डेल्टा टी स्मॉल ई, डिवाइड बाय क्या है, डेल्टा टी, तो यहां पे अगर मैं डेल्टा टी को कैंसिल कर देता हूं तो मेरा करंट मिल जाएगा एन ए वी डी ई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम दिस थ्योरी, इसको आपको याद भी रखना है, एमसीक्यू में सीधा आंसर भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी थोड़ा सा और लिखना आगे बाकी है जो मैं आपको बता रहा हूं, फटाफट यहां तक लीजिए, अभी और मेंशन करना बाकी है थ्योरी में, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में आपको कभी कभी ये क्वेश्चन तो पूछता है, पर साथ में ये भी ऐड कर देंगे कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, ये भी फाइंड करना होता है, ऑल्सो फाइंड रो एंड सिग्मा। देखो ऐसा भी करके आप शायद रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो इक्वेशन होगा, अभी वो कहां से करना है, तो देखो वो इक्वेशन यूज करके, नाउ अगर I इज इक्वल टू एन ए वी डी ई है, ठीक है, ये तो याद रखना ही है, अगर मैं A को नीचे ले आऊं तो मेरा I अपॉन ए बन जाएगा एन वी डी ई, क्या बनेगा, एन वी डी ई, और सबको पता है I अपॉन ए का मतलब होता है करंट डेंसिटी J। एक ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर एमसीक्यू पर्पस में बता रहा हूं, ठीक है, वहां पर शायद एग्जाम में पूरी थ्योरी है तो ये भी लिखना पड़ेगा, अगर सिर्फ रिलेशन पूछा है तो यहां तक, पर आगे बोला है कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी निकालो, तो ये भी आपको सारा अभी जो लिखने वाला हूं वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी इसके ऊपर से फ्रॉम दिस, अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो वीडी है ना उसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे, वीडी का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने डिराइव किया था, J इज इक्वल टू एन, वीडी का फॉर्मूला होता था E कैपिटल E टॉ अपॉन m, मैं वैल्यू लिख रहा हूं, नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्पीड मैग्नीट्यूड लेना है हमें, ठीक है, इनटू E। अच्छा, अभी लास्ट में ओम्स लॉ में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, J इज इक्वल टू सिग्मा E या फिर E इज इक्वल टू J रो, J की जगह आप लोग लगाओ सिग्मा इनटू E इज इक्वल टू सामने n E इंटू ई को मैं कर देता हूं ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर कैपिटल E टॉ अपॉन m, यहां से कैपिटल E कैंसल, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन m। तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया, यानी एक आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, सिग्मा एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन m। तो यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम दिस कंडक्टिविटी क्या हो गया, ऐसा लिख सकते हो इधर। बस अभी कंडक्टिविटी आ गई, तो रेजिस्टिविटी तो सबको पता है, दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, यानी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अगर बोला है रो और सिग्मा को भी निकालो। तो यहाँ पे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी खत्म हुई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका किरचॉफ्स रूल्स। देखो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो टेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज एंड पैरेलल, पर मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पहले ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ लें, ताकि वो टॉपिक जो सेल्स वाला है वो समझने में थोड़ी सी आसानी हो। आप खुद ही समझ जाओगे कि ये करने के बाद अगर सेल करेंगे तो थोड़ा आपको वो इजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारी प्लस माइनस की साइन, डायरेक्शन में क्या कब करना है, वो चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पर ये जो लूप रूल और जंक्शन रूल है
ये अपने आप में छोटा टॉपिक है, पर इसके ऊपर से जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है वो इस बार की बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट वाले न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला है जंक्शन रूल, द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जैसे रेलवे जंक्शन होता है, ट्रेन्स वहां पे एंटर भी करती है और एग्जिट भी करती है, वहां पे कोई स्टोर नहीं होता। यानी जंक्शन का मतलब सर्किट में ऐसा होगा, मान लो कि कुछ इस तरीके से वायर्स कनेक्टेड है, कुछ करंट, ये हुआ जंक्शन, यहां पे क्या हो रहा है, मान लो कि I1 करंट एंटर कर रहा है, I2 एंटर कर रहा है, I3 एंटर कर रहा है, बाहर निकल रहा है I4 और I5, तो टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन I4 प्लस I5। तो ये है आपका जंक्शन का रूल, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, सबको पता है, करंट का मतलब होता है चार्जेस का फ्लो। यहाँ पे ना कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, ना कोई नया चार्ज जनरेट हुआ। अगर मान लो डिस्ट्रॉय हुआ होता तो जितना एंटर किया है उतना एग्जिट नहीं कर पाता, या फिर मान लो कोई चार्ज जनरेट हुआ तो जितना एंटर करा उससे ज्यादा बाहर निकलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये याद रखना, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। दूसरा है लूप रूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग सेल्स एंड रेजिस्टर्स विल बी जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा, अभी ये स्टेटमेंट तो आप लोग याद रख लोगे, पर मेन है कि इसका अगर जब तक हम लोग एग्जांपल नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। पर एक पॉइंट अभी याद रख लो, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसा मैंने आपको बोला, किरचॉफ रूल अगर आपने समझ लिया है तो ये समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। वैसे भी हमने सेल की तीनों टर्म समझ लिए है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में दो क्वेश्चन है, सीरीज और पैरेलल। पैरेलल वाला इस बार के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे आपने रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा जो इस बार सिलेबस से निकल गया। रेजिस्टर सीरीज में यानी एक के बाद एक सीरीज, पैरेलल यानी 1 2 3 ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए। सीरीज में इस तरीके से सेल को आपने कनेक्ट किया है, यानी एक सेल ऐसे है, जैसे मैं अगर नॉर्मल बैटरी, जैसे हमारे घर में सेल होता है ना, वैसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये एक सेल हो गया, और यहां से कनेक्ट किया हुआ है हमने दूसरा सेल, ऐसे ये दूसरा सेल हो गया। तो ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास दो सेल है कनेक्टेड इन सीरीज। ईएमएफ ऑफ सेल्स आर E1 एंड E2, इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर R1 एंड R2। ईएमएफ E1 E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। अच्छा, तो यहां से अगर मैं चाहूं तो इसको 1 ले सकता हूं। ठीक है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीरीज में ये E1 R1 E2 R2, पहला वो आ रहा है इसके लिए उसको 1 ले लें। ठीक है, चलो यहां पे लिखेंगे टोटल वोल्टेज। अच्छा, सबको पता है कि सीरीज में यहां से जो करंट आया है वही पूरा यहां से फ्लो होगा। करंट के पास जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं है वो अपने सेम पाथ पे मोशन, मतलब आगे बढ़ना चालू रखेगा। तो उसकी वैल्यू तभी चेंज होगी जब दो ब्रांचेस आ जाए, थोड़ा इधर चला जाए, थोड़ा इधर चला जाए। करंट सेम है पर दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि ईएमएफ अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंसेस अलग अलग है। तो टोटल मान लो कि मैं बोल देता हूं V इक्विवेलेंट है, तो वो होगा पहले का प्लस दूसरे का। टोटल दोनों का इक्विवेलेंट वोल्टेज पहले के अक्रॉस प्लस दूसरे के अक्रॉस। अच्छा, अभी वोल्टेज का फॉर्मूला सबको पता है, E माइनस आई आर। तो इक्विवेलेंट का लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 की जगह E1 माइनस आई R1 प्लस V2 की जगह E2 माइनस आई R2। सिंपल, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, E1 माइनस आई R1, E2 माइनस आई R2, यानी ये पहले का V1, ये V2 और ये V इक्विवेलेंट। अच्छा, सामने से मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट वाले को तो मैं रहने देता हूं, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। मैं E1 और E2 को बाजू बाजू में कर लेता हूं, E1 प्लस E2, और इसके अराउंड एक ब्रैकेट डाल देते हैं। राइट में दूसरे टर्म्स क्या होंगे, माइनस आई R1 माइनस आई R2। तो मैं क्या करता हूं, माइनस आई कॉमन निकाल लेता हूं, R1 प्लस R2,
आप एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, -IR1 -IR2 लिखो, फिर -I कॉमन निकालो, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हियर कंपेयर बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करूंगा तो मुझे ये दिख रहा है कि मेरा ये जो E इक्वलेंट है वो इसके बराबर है। E इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। मेरा I तो एज इट इज इधर भी है, पर मेरा ये जो R इक्वलेंट है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। तो बस ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहां से EMF क्या हुआ, इक्वलेंट इंक्रीज हो। जैसे आपने घर में देखा होगा, जैसे आप रिमोट के अंदर दो पावर कनेक्ट करते हो तो आप देखते होंगे ना कि एक सीधा होता है प्लस और दूसरा उल्टा होता है, यानी प्लस के साथ ऑलवेज माइनस होगा। यहां पे भी क्या है, प्लस के साथ माइनस कनेक्टेड है। अगर आपको प्लस के साथ माइनस कनेक्टेड दिख रहा है तो मतलब टोटल ईएमएफ आपका इंक्रीज होगा। आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, इसीलिए आप लोग दो सेल कनेक्ट करते हो, प्लस के साथ माइनस कनेक्टेड होगा, वो आपका इस तरीके का टोटल ईएमएफ बन जाएगा E1 प्लस E2। अच्छा, व्हेन सेम एंड्स ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड, मान लो कि दोनों सेल के सेम एंड कनेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया। यानी मैं आपको अभी बोलूं कि रिमोट के अंदर आप दो पावर को ऐसे कनेक्ट करो, एक का प्लस भी ऊपर है, दूसरे का प्लस भी ऊपर है, तो इसमें जो इक्वलेंट ईएमएफ होगा, ये E1 है, ये E1 है, ये E2 है, तो इक्वलेंट ईएमएफ आपका हो जाएगा E1 माइनस E2। मतलब जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना, यानी आपको अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो प्लस के साथ माइनस को कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारे घर में जो दो पावर सेल कनेक्टेड होते हैं वो प्लस माइनस ही होते हैं, इसलिए हमें क्या मिलता है, ज्यादा वोल्टेज मिलता है। प्लस से प्लस कनेक्ट कर दो, यानी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ डिक्रीज, यानी इसका करंट इधर, उसका करंट इधर, प्लस से निकलेगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। दोनों सेम है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जीरो भी मिल सकता है। तो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन E1 प्लस E2, और अगर सेम एंड कनेक्टेड है तो E1 माइनस E2। ये हो गया बहुत सिंपल क्वेश्चन। टोटल वोल्टेज के ऊपर से हमने आंसर निकाल लिया, क्योंकि इसका वोल्टेज अलग है, इसका वोल्टेज अलग है, टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखो, पैरेलल के अंदर क्या होता है कि पैरेलल में ऊपर नीचे कनेक्ट करने सबको पता है, पर जो करंट आएगा, यानी देखो ये करंट कहां से आ रहा है, तो एक्सटर्नल सर्किट है पूरी, यहां से निकला प्लस प्लस में से, वो पूरा घूम के वापस आएगा, ठीक है। तो जो करंट आया है उसके पास दो रास्ते हैं, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट, वोल्टेज अलग अलग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज, करंट डिवाइड हो गया, कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सीरीज में करंट सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, बस सिंपल, पहले दो पॉइंट सेम है। कंसीडर टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ईएमएफ E1 E2, रेजिस्टेंस R1 R2, करंट थ्रू ईच सेल इज I1 एंड I2। करंट आपका अलग अलग है। देखो, लास्ट टाइम जब वोल्टेज अलग अलग था तो हमने लिखा था टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यहां पे लिखेंगे टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहां पे करंट अलग अलग है, तो टोटल करंट किसके बराबर, I1 प्लस I2। जंक्शन रूल लगाया इधर, जैसे मैंने बोला ये जंक्शन है, कितना एंटर किया I, कितना एग्जिट किया I1 और I2, तो टोटल एंटरिंग इज इक्वल टू टोटल लीविंग। इसीलिए मैंने आपको बोला जंक्शन रूल पहले पढ़ना पड़ेगा, वो किरचॉफ रूल। हियर अभी हमें पता है कि ऊपर नीचे वोल्टेज सेम होगा, तो ऊपर वाला फॉर सेल 1 V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, I1 R1 लिखना पड़ेगा। I1 R1 क्यों, क्योंकि ऊपर का करंट I1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। अच्छा, अगर मैं यहां से I1 को सब्जेक्ट बनाऊं, I1 R1 को इधर ले आओ, E1 माइनस V हो जाएगा ये, और I1 को सब्जेक्ट बनाओ, E1 माइनस V अपॉन R1। I1 मुझे मिला, यहां पे मुझे I1 और I2 की वैल्यू देखो पुट करनी है, सिंपल। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, V इक्वलेंट, टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू लगाई, V2 की वैल्यू लगाई। यहां करंट डिवाइड हो रहा है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू लगाएंगे, I2 की वैल्यू लगाएंगे। चलो, नाउ फॉर सेल 2 तो क्या होगा, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, मैंने V ही रखा, जैसा मैंने बोला पैरेलल में वोल्टेज सेम है। I2 R2 को इधर ले आओ, E2 माइनस V, तो I2 हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। बस करना कुछ भी नहीं है, ये दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम
देखो डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है। I इज इक्वल टू, चलो I1 क्या होगा, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। सिंपल, I1 I2। क्यों I1 I2? क्योंकि पैरेलल में है, करंट डिवाइड होगा। चलो अगर ये R1 को मैं देखूं तो ये दोनों के डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर मैं सेपरेट कर लूं दोनों को तो E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1। पिछला वाला क्या होगा, E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2। ये सब I के बराबर है। सिंपल। अच्छा लास्ट टाइम भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, E वाले दोनों टर्म्स एक साइड कर लो, ये V वाले उधर कर लो। लास्ट टाइम हमने I वाले एक तरफ किए थे, E वाले एक तरफ किए थे, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूं, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V में अगर कॉमन निकाल लूं माइनस V तो ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। प्लस क्यों बचेगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, माइनस वी बाई R1 माइनस वी बाई R2 था ना, माइनस वी बाई R1 माइनस वी बाई R2, माइनस वी कॉमन निकल गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। वापिस अगर माइनस वी को मल्टीप्लाई कर दो माइनस वी बाई R1 माइनस वी बाई R2 मिल जाएगा। ये किसके बराबर, अच्छा ये टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है, उसको सब्जेक्ट बनाना है मुझे। ये पूरे टर्म को उठा के इधर लाओ, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ये I इधर जाएगा तो माइनस I। सिंपल, ये माइनस वाला पूरा टर्म उठ के इधर आ गया, ये I वाला उधर चला गया, माइनस I हो गया, ये माइनस V वाला प्लस हो गया, ठीक है। ये पूरे को नीचे ले जाओ, यानी ये इसके नीचे भी जाएगा, ये पूरा एक टर्म है, और I के नीचे भी जाएगा। सिंपल है, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, तो ऐसा करेंगे हम लोग कि इसको अभी थोड़ा सा देखो एक और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सामने ले जाते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर इसका मैं आंसर लेके आऊं तो ऊपर बनेगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 R2, तो मैं इसको लिख सकता हूं R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2। चलो इधर R2 को इधर मल्टीप्लाई करो, E1 R2, R1 को सामने करो, E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2 माइनस I। मैंने पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, ये E1 R2 प्लस E2 R1 अंदर आपस में मल्टीप्लीकेशन R1 R2, ठीक है। चलो ये पूरे को उठा के इसके नीचे भी ले जाओ और इसके नीचे भी ले जाओ। चलो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2। ये ऊपर टर्म है, डिवाइड किससे करना है, इससे, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2, इससे डिवाइड करना है, माइनस I को किससे डिवाइड करना है, इससे ही करना है, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2। दोनों के नीचे हमने ये पूरा टर्म ले लिया। अच्छा अभी आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे थोड़ी सी जगह यूज करनी है इधर। तो देखो अभी क्या होगा, तो ये R1 R2 दोनों के नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका R1 R2 ऊपर जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 रहेगा नीचे वाला, ठीक है, माइनस ये R1 R2 उधर ऊपर जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाय ये वाला आपका एक आंसर मिला है। अभी इसको क्या करेंगे, नाउ कंपेयर दिस विथ, लास्ट टाइम किया था हमने V इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, हमने पहले उसको V इक्वलेंट बोला था टोटल वोल्टेज, अभी ये टोटल को ही V हमने बोल दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपेयर करेंगे तो ये वाला टर्म क्या है, E इक्वलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये एक आंसर मिला। और R इक्वलेंट क्या है, R1 R2 डिवाइड बाय, देखो ये आंसर तो सबको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में आता है। सिंपल आपको करना क्या, I इज इक्वल टू I1 प्लस R2, I2, I1 को निकालो, I2 को निकालो, बस उसको यहाँ पे पुट करो। सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। अभी इसका एक और मुझे सिंपल फॉर्मेट लेके आना है, ये तो आ गया, अभी मुझे एक और आंसर लेके आना है, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट का,
क्या होगा, चलो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। देखो आप देखोगे ना, दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब मैं सीधा स्टेप लिख रहा हूं, जब मैं ये दोनों को डिवाइड करूंगा तो नीचे वाला R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1। इसका क्या बचेगा, R1 R2, यानी ये वाला टर्म दोनों के डिनोमिनेटर में है तो रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा R1 R2। अच्छा सेपरेट कर लो, दोनों को सेपरेट कर लो, E1 R2 के डिवाइड में भी R1 R2, E2 R1 के डिवाइड में भी R1 R2, क्या कैंसिल होगा, R2, क्या कैंसिल होगा, R1। तो ये फाइनल आंसर आपको याद रखना है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ये n नंबर ऑफ सेल्स तक वैलिड है, अगर n नंबर ऑफ सेल्स है तो अप टू En अपॉन Rn, ये चीज याद रखनी, ये रिलेशन याद रखना। वैसे R इक्वलेंट का ये आंसर तो है ही। अच्छा R इक्वलेंट का एक और आंसर होता है 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसके ऊपर से ही ये आंसर आया है, आप लोग चेक कर लेना। वैसे ये याद रखने की जरूरत है नहीं, पर याद रखो तो अच्छा है, पुराने सिलेबस में है, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है, आपको थ्योरी लिखने यहाँ तक। तो 4 मार्क्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं इजीली, जैसा मैंने समझाया वो याद रखो। I1 निकालो, I2 निकालो, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफिकेशन करो, ई इक्वलेंट कंपेयर करना है, V इज इक्वल टू इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। V है टोटल, V टोटल, ई इक्वलेंट ये वाला, I तो है ही, R इक्वलेंट ये वाला, दोनों का रेशियो ले लो, फाइनल आंसर मिलेगा। यहां तक लिखोगे तो इजी 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। चैप्टर में अभी एक थ्योरी बची है व्हिटस्टोन ब्रिज, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको खत्म करते हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका व्हिटस्टोन ब्रिज। तो अगर आप लोग यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हुए हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ तक जुड़े हो, मतलब आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में, सब जगह शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा यही एक चैनल है जो आपके गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के वीडियोज़ अपलोड होते हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर, कॉमेंट, लाइक करना मत भूलना। चलो लास्ट टॉपिक है व्हिटस्टोन ब्रिज। देखो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, सर्किट है। व्हिटस्टोन ब्रिज इज अ सर्किट दैट इज मेड ऑफ 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4। 4 रेजिस्टर से मिलके बना है, R1, R2, R3, अच्छा यहाँ पे 2, R3, R4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 रेजिस्टर। हियर गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड एट वन आर्म विच इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर आर्म। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ये दो एंड के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो ये आर्म को बोलेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म। और दूसरी साइड बैटरी इज कनेक्टेड एट वन आर्म विच इज कॉल्ड बैटरी आर्म। यहाँ दूसरी जो साइड है, ये दो पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, तो जिसको बोलेंगे बैटरी आर्म। ये दो पॉइंट के बीच गैल्वेनोमीटर, ये दो पॉइंट के बीच में बैटरी, ये गैल्वेनोमीटर आर्म, ये बैटरी आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि टोटल करंट निकलेगा बैटरी के अंदर से I यहां तक पहुंचा। ए पॉइंट आपका जंक्शन है, जंक्शन का मतलब होता है जहां से करंट एंटर किया है तो एग्जिट भी करेगा। I एंटर कर रहा है, पर उसके पास अभी दो रास्ते हैं, थोड़ा सा जाएगा ऊपर, R1 में जा रहा है उसको I1 बोलेंगे, थोड़ा सा जा रहा है नीचे, R2 में जा रहा है उसको I2 बोलेंगे। अच्छा ये I1 यहां तक पहुंचा, अभी वापिस उसके पास दो रास्ते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, उसको बोल रहे हैं IG। तो बाकी का कितना बचेगा, तो मैं उसको नाम दे देता हूं I3 दे देता हूं, ठीक है। वैसे वो I3 को मुझे लिखना पड़ेगा I1 माइनस IG, पर मैं उसको I3 बोल देता हूं। ये IG नीचे आएगा इधर तक, IG यहां से आएगा I2, दोनों मिलके वापस निकलेंगे, ये जंक्शन है, इसको बोल देते हैं I4। और ये 4 मिलके वापस बाहर निकलेगा I। देखो मैंने इसको I क्यों लिखा, क्योंकि बैटरी में से जितना करंट निकला है उतना घूम के वापस आना चाहिए। तो सिंपल कुछ नहीं करना, I1, I2, I3, I4, IG और करंट I, ठीक है। ये कंडीशन है कि इफ अ व्हिटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी IG जीरो होगा, यहां से कोई भी करंट नहीं जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज के केस में ये करंट आपका जीरो बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जो I1 है वो पूरा का पूरा I3, कुछ भी नीचे नहीं जा रहा, और यहां से अगर कुछ नीचे नहीं जा रहा तो जो I2 है वो पूरा का पूरा I4। तो लिखेंगे इन दिस केस, ये केस में क्या होगा, I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4। 1 जो होगा 3 के बराबर, 1 3 के बराबर, 2 आपका 4 के बराबर। अच्छा अभी किरचॉफ रूल लगाएंगे, लूप रूल, किरचॉफ रूल लिखते हैं हम लोग, किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल फॉर
क्लोज्ड लूप, मैंने आपको बोला था क्लोज्ड लूप आपको समझना पड़ेगा। मैं पहला ये क्लोज्ड लूप ले रहा हूं, ए बी डी ए। चलो मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ नहीं करना, ए बी डी ए घूम के आना है। रजिस्टर का है तो प्लस आई आर या फिर माइनस आई आर, बैटरी का है तो प्लस ई या फिर माइनस ई, ठीक है। चलो मैं ए से बी जा रहा हूं, बीच में आ रहा है एक रजिस्टर जिसका करंट है I1, मेरा क्लोज लूप करंट की डायरेक्शन में है तो ये होगा I1 R1। चलो मैं यहां से नीचे जा रहा हूं, अभी इसका गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस है पर यहां से कोई करंट नहीं जा रहा, मैं लिखूंगा IGRG तो भी वो जीरो होने वाला है क्योंकि यहां पे कोई करंट नहीं जा रहा। मैं इधर से इधर वापिस आ रहा हूं, मैं D से E वापिस आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं इधर, करंट जा रहा है नीचे, मैं करंट की ऑपोजिट जा रहा हूं। रेजिस्टर है R2, करंट है I2, यानी वोल्टेज I2 R2 तो होगा पर मैं ऑपोजिट जा रहा हूं तो माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। समझ आया? करंट के डायरेक्शन में गए तो प्लस I1 R1, यहां कोई करंट ही नहीं है, ऑपोजिट गए तो माइनस I2 R2। अच्छा मैं इसको लिख देता हूं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। चलो ऐसा ही एक क्लोज लूप मैं ले लेता हूं इधर, BDCB, इधर फॉर क्लोज लूप BDCB, फॉर क्लोज्ड लूप BDCB। चलिए बी से चालू करो, डी की तरफ जाओ, कोई भी वोल्टेज नहीं है क्योंकि करंट जीरो है, इधर से इधर जाना है, R4 I4 करंट जा रहा है, I4 R4। अच्छा अभी जब आप ऊपर वापस बी पे जाओगे तो आप करंट की ऑपोजिट में जा रहे हो। हमारा क्लोज लूप है BDCB, सी से बी की तरफ जाना है, उल्टा जाना है, करंट नीचे आ रहा है तो ये I3 R3 तो होगा पर माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0, यानी I3 R3 को मैं बोल दूं एक तरफ, I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4। सिंपल। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अभी सबको पता है कि 1 इज इक्वल टू 3 है, 2 इज इक्वल टू 4 है, तो मैं ये 4 की जगह 2 लिख देता हूं और 3 की जगह 1 लिख देता हूं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट वैल्यूज ऑफ I3 एंड I4, I3 और I4 की वैल्यू लगाओ तो I3 कितना होगा आपका, I1 के बराबर, I1 R3 इज इक्वल टू 4 है आपका 2 के बराबर, इक्वेशन नंबर 3। बोलो क्लियर हुआ? इक्वेशन नंबर 1 और 3 का रेशियो ले लो, आंसर आ गया। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 3, I1 R1 लेफ्ट में भी डिवाइड होगा, डिवाइड बाई I1 R3, राइट में क्या होगा, I2 R2 डिवाइड बाई क्या, I2 R4। तो 1 1 कैंसल, 2 2 कैंसल, R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4। मैं क्या कर रहा हूं, 2 को इधर ले आता हूं, 4 को इधर ले लेता हूं, आंसर आ जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये हो गई आपकी थ्योरी खत्म। सिंपल। तो किरचॉफ रूल लगाने पर कंडीशन है बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज की, जिसको अप्लाई करके ही आपको आंसर मिलेगा। तो बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है 1/2 इज इक्वल टू 3/4, यानी 1/2 इज इक्वल टू 3/4, या फिर 1/3 इज इक्वल टू 2/4, 1/3 इज इक्वल टू 2/4, यानी ऊपर नीचे का रेशियो या फिर साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, तो ही व्हिटस्टोन ब्रिज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा खत्म। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई।